जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप जो इस वक्त क्लास में मौजूद हैं उनका कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें ताकि बाकी लोगों को ज्वाइन करने तक हम कुछ ना कुछ अपने आप को यूटिलाइज करते रहें। स्टूडेंट्स, मैंने कहा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? सर आवाज आ रही। थैंक यू दाऊद। समझ भी आ रही है? सर मुझे तो आ रही है। थैंक यू। ओके, और बाकी लोग? यस सर, आ रही है। ठीक है, ग्रेट। अच्छा जी। जी स्टूडेंट, तकरीबन अटेंडेंस का जो काउंट है वो कोई 20-25 तक ही होता है इन जनरल। तो इस वक्त 17 स्टूडेंट्स जो है उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। अपना ईमेल नोटिफिकेशन तो पॉसिबली सबको मिल गया होगा क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग अब आजकल डिस्कस कर रहे हैं डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम को। पिछले 2 लेक्चर से हमने डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम्स को देखा है। डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम्स जो हैं ये जिन प्रॉब्लम के लिए हमने सॉल्व करने होते हैं उन प्रॉब्लम्स को हम 2 और मोर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रिकर्सिवली कॉन्कर करते हैं एंड इफ नेसेसरी उन्हें कंबाइन करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, चूंकि ये रिकर्सिव एल्गोरिथम है तो बेस केस और प्रोग्रेस टुवर्ड्स बेस केस जो है वो हमको मेक श्योर करनी होती है। रिकरेंसेस हम किस तरह सॉल्व करते हैं उसके 3 मेथड्स हैं। ट्री मेथड जो है वो हमने डिस्कस कर लिया था जब हम चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे थे। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है, क्योंकि इसमें गेस और मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है तो मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड को स्किप करवा दिया है और मास्टर मेथड मैंने आपको बता दिया था कि मास्टर मेथड को हमने अप्लाई कैसे करना है। इसके बाद ये टेक्निकलिटीज जो हैं ये सारी उसी में आती हैं सब्स्टिट्यूशन में। तो लेट इट स्किप। सबसे पहली प्रॉब्लम जो इस बुक ने डिस्कस की है डिवाइड एंड कॉन्कर के हवाले से वो मैक्सिमम सब एरे प्रॉब्लम है। मगर आप सबको याद है कि मैंने इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। उसमें मर्ज सॉर्ट था जिसको इन डेप्थ तो हमने चैप्टर 2 में डिस्कस कर लिया था, लेकिन यहाँ पे भी मैंने उसको रिकैप किया था। फिर मैंने बाइनरी सर्च एल्गोरिथम जो था उसको डिस्कस किया था, क्योंकि वो भी एक डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी पे ही बेस कर रहा है। बाइनरी सर्च के बाद मैंने मैट्रिक्स लार्ज नंबर मल्टीप्लिकेशंस जो हैं, या इनफैक्ट हम उसे मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम कह सकते हैं, उसको मैंने डिस्कस किया था। और उसके बाद मैंने लास्टली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस किया था। तो उन चारों को डिस्कस करने के बाद, उनके रिकरेंसेस बनाने के बाद, उनके रिकरेंसेस को मास्टर मेथड से सॉल्व करने के बाद, जब हमारी फाउंडेशन जो थी वो थोड़ी सेट हो गई थी,
तो लास्ट लेक्चर के एंड के ऊपर मैक्सिमम सब एरे प्रॉब्लम जो थी, इसको मैंने जल्दी में थोड़ा सा गो थ्रू किया था। मैक्सिमम सब एरे प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि आपके पास एक एरे है जिसमें वैल्यूज पड़ी हुई हैं। वो वैल्यूज जो हैं पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। हमने एक ऐसी रेंज लोकेट करनी है जिसमें पड़ी हुई वैल्यूज का सम किसी दूसरी रेंज में उसी एरे में पड़ी हुई जो वैल्यूज हैं उनके सम से ज्यादा ना हो। यानी कि हमने वो रेंज लोकेट करनी है जिसका सम मैक्सिमम है फ्रॉम ऑल अदर डिफरेंट सब एरेज या रेंजेस विद इन द एरे। तो अब इसका जो यहाँ पे इस पूरे इंट्रोडक्शन के बाद कि ये प्रॉब्लम क्या है, इसके प्रैक्टिकल यूजेस कहाँ कहाँ हो रहे हैं, उसके बाद थोड़ी सी जगह के ऊपर ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम को यहाँ डिस्कस किया गया है। ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम जो है, हम ऐसे एल्गोरिथम को कहते हैं जो एक प्रॉब्लम का बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन हमें दे देता है। आमतौर पर ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम से हमें जो सोल्यूशन मिलता है वो लेस एफिशिएंट होता है या इनएफिशिएंट होता है। मगर ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम्स जो हैं ये हर प्रॉब्लम की नेचर के मुताबिक होते हैं और इन एल्गोरिथम्स को परसीव करना काफी आसान होता है। अब मसलन मैक्सिमम सब एरे का जो सॉल्यूशन है, अगर उसका ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम देखें तो सॉल्यूशन क्या है? जस्ट ट्राई एवरी पॉसिबल पेयर टू बाय एंड सेल डेट्स इन विच बाय प्रीसीड्स द सेल डेट। ठीक है, ये उस तमहीद जो इसने बांधी थी, सारी डिस्क्रिप्शन थी, उसके अकॉर्डिंगली है। लेकिन मेनली वो ये कह रहा है कि हर पॉसिबल पेयर जो है, हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है उसे ट्राई कर ले। अब जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं वो कॉम्बिनेशन का ये जो फार्मूला है NC2, ठीक है, जिसको कुछ लोग शायद NC2 भी लिखते हैं और इसी को समटाइम्स यूं लिख लिया जाता है, ये इसके बराबर है। और इसका जो आंसर है वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होता है, क्योंकि इस फार्मूले को जब आप ओपन करेंगे फैक्टोरियल वगैरह लगा के तो अल्टीमेटली ये हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो थीटा ऑफ n स्क्वायर होगा। ये NC2 को आप अपने तौर पर इवैल्यूएट कर लीजिएगा, ठीक है। इट्स आंसर इज थीटा ऑफ n स्क्वायर। तो अगर हम हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन को ट्राई करें और उसमें से मैक्सिमम फाइंड करें तो मैक्सिमम सब एरेस का जो सॉल्यूशन है वो थीटा ऑफ n स्क्वायर एल्गोरिथम है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट ये है कि इस प्रॉब्लम को आगे कुछ डिटेल के बाद ऑथर जो है वो एक और एंगल से जो उसको लेके जाता है और अल्टीमेटली उसके डिवाइड एंड कॉन्कर सॉल्यूशन की तरफ आता है। डिवाइड एंड कॉन्कर सॉल्यूशन हर डिवाइड एंड कॉन्कर सॉल्यूशन की तरह पूरी एरे को डिवाइड करेगा इनटू 2 पार्ट्स और इसमें भी हम क्या करेंगे, उसके 2 इक्वल पार्ट्स कर देंगे। पार्ट्स जो हैं वो इनिशियली लो से हाई के दरमियान पूरी एरे है। हम मिड फाइंड करेंगे जो लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2 होगा। फिर डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम्स क्या करते हैं, जब एक एरे या डेटा हमारा पार्टीशन हो जाता है तो पॉसिबली उनको कॉन्कर करने की कोशिश की जाती है। तो हमने मैक्सिमम सब एरे फाइंड करनी है। वो मैक्सिमम सब एरे जो हो वो इंटायरली लेफ्ट साइड पे जो पार्ट बना है या लोअर साइड पे जो पार्ट बना है उसमें हो सकती है, या ये मुमकिन है कि जो सब एरे है वो राइट साइड का या हायर साइड का जो पार्ट है कंप्लीटली उसके अंदर हो। लेकिन ये भी मुमकिन है कि वो उस पॉइंट पे हो जो क्रॉस कर रहा है लेफ्ट राइट या हायर लोअर पार्ट को, उस एरिया के अंदर जो है वो हमारी एरे मौजूद हो, ठीक है, सब मैक्सिमम सब एरे। तो अगर ये एक मैं कंसीडर करूं कि एरे है स्टार्टिंग फ्रॉम लो टू हाई और ये इसका मिड पॉइंट आ गया, तो मैक्सिमम सब एरे कैन बी here in this part, can be here in this part, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। सो कहीं पर भी होगी।
या वो इंटायरली इन लोअर पार्ट होगी इसमें, या इंटायरली इसमें होगी, या ये भी हो सकता है कि जो मैक्सिमम सब एरे है वो यहां पर हो, क्रॉसिंग पे हो। ये जो है ये क्रॉसिंग है। तो ये तीन सूरतें जो हैं वो हमारे सामने आती हैं जब हम एनालिसिस करते हैं कि हमने डिवाइड तो कर लिया एरे पोर्शंस में। अब कॉन्कर का जो फिलॉसफी है, तरीका है, वो ये है कि कॉन्कर करते हुए हम कुछ और नहीं करते, जस्ट रिकर्सिव कॉल्स के थ्रू प्रॉब्लम को कॉन्कर किया जाता है। तो रिकर्सिव कॉल जब भी होगी वो एक पोर्शन में ही होगी, वो क्रॉस में तो हो नहीं सकती। तो रिकर्सिव कॉल या तो इस पोर्शन में होगी या इस पोर्शन में होगी, वो इस पोर्शन में तो मुमकिन ही नहीं है। तो इसलिए ये जो हमारा मैक्सिमम सब एरे का प्रॉब्लम है, हम उसको ये कहते हैं कि जो मैक्सिमम सब एरे है उसकी लोकेशन तीन पॉसिबल पॉइंट्स पे हो सकती है। नंबर 1 हेयर, नंबर 2 हेयर एंड नंबर 3 हेयर। इनमें से नंबर 1 तो कॉन्कर से मैनेज हो जाएगा, क्योंकि हमने अगर पूरी एरे में से मैक्सिमम सब एरे फाइंड करनी है तो लेफ्ट हाफ में से भी हम सब एरे उसी तरीके से फाइंड कर रहे होंगे और राइट हाफ में से भी उसी तरीके से फाइंड कर रहे होंगे। सो नंबर 1 और नंबर 2 जो हैं ये तो कॉन्कर मेथड से हो जाएंगे, लेकिन ये जो क्रॉसओवर वाला पार्ट है ये कॉन्कर नहीं हो पाएगा, रिकर्सिव कॉल से ये मैनेज नहीं हो पाएगा। सो इन दैट केस हम इसके लिए अलहदा से कोई फार्मूला बनाएंगे और उसके बाद जो हमारा मैक्सिमम सब एरे इस पोर्शन से आया है, इस पोर्शन से आया है और इस क्रॉस से आया है, इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो हम पिक कर लेंगे। तो ये बेसिकली इसकी फिलॉसफी है कि हमने डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम मैक्सिमम सब एरे के ऊपर कैसे अप्लाई करना है। अगेन एज यूजुअल कि जो हमारी एरे है वो लो से हाई जा रही है और एक स्टेज ऐसी जरूर आएगी कि जो हमारी एरे है वो लो और हाई करीब आते आते, डिवाइड होते होते, कॉन्कर होते होते लो इज इक्वल टू हाई हो जाए, एंड इन दैट केस जो n होगा वो 1 हो जाएगा, साइज ऑफ द एरे 1 हो जाएगा। उस केस में जो भी मैक्सिमम सब एरे होगी, क्योंकि एरे का टोटल साइज जो है वो इतना है, 1 एलिमेंट पर मुश्तमिल है, तो रेंज जो होगी वो लो से हाई तक होगी, हाई से हाई कह लें, लो से लो कह लें, लो से हाई कह लें, ये तीनों बातें बराबर हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सम कितना है, सम इस एरे का नाम अगर a है तो a ऑफ l कह लें या a ऑफ h कह लें, ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लो और हाई बराबर है। तो ये बेस केस है बेसिकली। अगेन इन बेस केस एज यूजुअल n जो है वो 1 के बराबर है। तो अब अगर हम वापस उस तरफ जाएं कि एल्गो हमने जो बनाना है, ये तो हमने सोल्यूशन सोच लिया, अंडरस्टैंड कर लिया कि इस तरह से ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है। तो जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो एल्गो की तरफ आते हैं, ठीक है। सो एल्गो में ये एक रूटीन लिखी हुई है कि मैक्सिमम क्रॉसिंग सब एरे हमने फाइंड करनी है ए एरे में, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स लो टू इंडेक्स हाई वेयर मिड इंडेक्स इज एट देयर मिडल। तो यहां पर ये देख लें कि 2 डिफरेंट लूप्स जो हैं वो इस बुक के ऑथर्स ने इस पे सजेस्ट किए हैं। एक जो है वो मिड से लेके डाउनवर्ड लो तक जा रहा है, यानी कि वो लूप जो है वो यहां से शुरू होगा, अगर ये मेरी पूरी एरे है और ये मिड है तो वो यहां से शुरू होके रिवर्स ऑर्डर में और मैक्सिमम वो इस लोकेशन तक आ सकता है,
ठीक है। इसके बाद जो दूसरा लूप है वो ये नीचे जो यहां पर आपको नजर आ रहा है, ये लूप जो है वो j इज इक्वल टू +1 से हाई तक जा रहा है, यानी कि वो यहां से स्टार्ट होगा ऐसा सम जो क्रॉसिंग पे मौजूद है। ठीक, और इस एल्गो को अगर आप गौर करो, कंसीडर होगी। तो फर्स्ट आइटरेशन में जो ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जो है ये ऐड हो जाएगी इनटू द सम, लेफ्ट सम। ठीक है, बिकॉज सम में जब ये वैल्यू आएगी तो सम -∞ से तो बड़ा ही हो जाएगा। ठीक है, और हमारी जो रेंज है वो आई यहां तक आ जाएगी। इसके बाद ये लूप चलता रहेगा, प्रीवियस वैल्यू इसमें ऐड होगी, ये वाली वैल्यू, दोनों अगर ऐड होने के बाद सम को इंक्रीज करेंगी तो इसको कंसीडर कर लिया जाएगा, अदरवाइज इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। सो इवेंचुअली ये लूप जो है ये तब तक जी सर स्लाइड्स शो नहीं हो रहे हैं यार, मैं इतनी देर से बता रहा हूँ, स्लाइड क्यों नहीं शो हो रहा है? सर अभी देखा है सर। अभी कुछ देर पहले ही नेट का थोड़ा इशू है, 1-2 मिनट पहले तो प्रेजेंटेशन अच्छा, ओके ग्रेट, ठीक है, थैंक यू। तो आप में से कोई ये बता सकता है कि वो कौन, उस वक्त तक मैं क्या डिस्कस कर चुका था जब ये स्लाइड्स जो हैं वो आपसे डिसअपीयर हुई हैं? सर आप सर वो बता रहे थे कि उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक डाउन टू लो जाता है और एक मिड से लो तक जाता है उसका अरे का। ठीक है, इस स्लाइड के ऊपर, इस बोर्ड के ऊपर कुछ डिस्कशन हुई थी? जी इधर ही सर। ठीक है, यानी कि अभी अभी डिस्कनेक्ट हुआ था। ठीक है, तो मैं दोबारा बता देता हूं कि हमने ओवरऑल क्रॉसिंग का जो सम है वो यहां पर हम फाइंड कर रहे हैं। फाइंड मैक्सिमम क्रॉसिंग सब एरे, ए एरे है, लो से हाई तक हमने क्रॉसिंग पे जो सब एरे है मैक्सिमम वो फाइंड करनी है। मिड इज द मिडल पॉइंट ऑलरेडी कंप्यूटेड, वो भेज दिया गया है। सो सिचुएशन ये है कि ये लो है, ये हाई है और ये मिड है। ये वाला डेफिनेटली जो पॉइंट है ये मिड +1 होगा। तो यहां पर जो लॉजिक लिखी गई है वो ये है कि लेफ्ट साइड का जो सम है उसको -∞ ले लिया गया है, सम को हमने 0 कंसीडर कर लिया गया है, और आई मिड से लेके यानी कि इस पॉइंट से शुरू होके अप टू दिस पॉइंट इसने आइटरेट करना है, और हर आइटरेशन में इसने ये वाली जो वैल्यू है इसको सम में ऐड करना है, और अगर सम जो है वो लेफ्ट सम से बड़ा आ जाता है तो वो इसे कंसीडर करेगा, वरना वो इसे कंसीडर नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि ये वहां तक कंसीडरेशन करेगा जहां तक आपको सम में वैल्यू को एक कंट्रीब्यूशन दे रही होगी। ये आगे वाली वैल्यूज जो हैं वो ऐड होने के बावजूद भी लेफ्ट सम को रेज नहीं करती। मतलब ये है कि यहां या तो कोई एक बहुत बड़ी नेगेटिव वैल्यू मौजूद है या ये सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज मौजूद हैं। इनका कंट्रीब्यूशन अगर इन सारों को इस के सम में ऐड कर भी लिया जाए तो फिर भी सम बढ़ता नहीं है ड्यू टू सम नेगेटिव वैल्यूज। तो इसलिए ये वहां तक वैल्यूज ऐड करेगा जहां तक कुछ एडिशन मिल रही होगी, कुछ इंक्रीमेंट हो रहा होगा, कुछ रेज
हमें मिल रहा होगा। तो ये अगर आप इस लूप पे गौर करें तो ये हर वैल्यू को ऐड करता है, सम को लेफ्ट सम से, जो इनिशियली उसने बहुत ही छोटी सबसे छोटी वैल्यू एज्यूम कर ली थी, अगर वो उससे सम बड़ा हो जाता है तो लेफ्ट सम को वो अपडेट कर देता है विद सम, और आई को मार्क कर देता है कि इस जगह तक हमें मैक्सिमम सम मिल रहा है, और ये लूप चलाता जाता है। सो अल्टीमेटली इसका एंड रिजल्ट जो है वो ये आई हमारे पास लेफ्ट साइड पे स्टोर हो जाता है, और ये वाली वैल्यू जो है ये हमें लेफ्ट सम में मिल जाती है। इसके बाद एग्जैक्टली नीचे उसने राइट साइड के ऊपर सेम प्रोसेस किया है। राइट सम इज इक्वल टू 0, सम इज इक्वल टू 0, j इज इक्वल टू मिड प्लस 1 टू हाई, सम इज इक्वल टू सम प्लस a ऑफ j। इफ सम इज ग्रेटर देन राइट सम तो इन दोनों को वो मैक्स राइट को और इसको अपडेट करता जाएगा। तो ये वाली वैल्यूज जो है वो 1 बाय 1 ऐड करता जाएगा, और अगर इन वैल्यूज का कोई कंट्रीब्यूशन होता है राइट सम में तो उसको कंसीडर करेगा, वरना जिस स्टेज की ऑनवर्ड वैल्यूज जो हैं वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रही होंगी, सम को बढ़ा नहीं होंगी, उन्हें वो छोड़ देगा। तो लेफ्ट साइड का अलग लूप है, राइट साइड का सेपरेट लूप है, लेकिन हमें जो सम चाहिए वो तो क्रॉसिंग पे चाहिए। उसके लिए ये लास्ट के ऊपर ये चूंकि एल्गोरिदम है, इसने रिटर्न स्टेटमेंट में लिखा है मैक्स लेफ्ट विच इज दिस वैल्यू, ये वाली वैल्यू मैक्स लेफ्ट है। मैक्स राइट ये वाली वैल्यू, क्योंकि इसके ऑनवर्ड तो कोई कंट्रीब्यूशन ना इधर है ना इधर है, तो वो जो मैं आपको पहले बता रहा था कि ये हमारी असल में रेंज है, ठीक है, क्रॉसिंग की। तो इसने ये दोनों वैल्यूज प्लस लेफ्ट सम और राइट सम ऐड कर दी है, ठीक है। जो इसने इंडिविजुअली लेफ्ट और साइड के ऊपर कंप्यूटेशंस की हैं, लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर, ये वाली दोनों कंप्यूटेशन इनको टोटल कर दिया। जब इन दोनों को वो सम करेगा तो ये वाला सम इस पूरी रेंज का सम आ जाएगा, और वो रिटर्न क्या कर रहा है कि फ्रॉम दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू दिस इज द सम। तो उसने वो तीनों चीजें जो हैं वो यहां से रिटर्न कर दी हैं कि कौन सी सब एरे है, किस जगह से किस जगह तक, रेंज, इंडेसेस, और उनमें वैल्यूज का टोटल सम क्या है, वो उसने रिटर्न कर दिया। तो क्रॉसिंग के ऊपर जो मैक्सिमम सम मिलेगा वो ये इस तरह से उसने कंप्यूट किया है। यहां से लेके यहां तक हमारे पास जो एरे है ये मैक्स सब एरे है। ये स्टूडेंट्स यहां तक ये लॉजिक जो है ये आपके सामने है, इसको आप देख लें। अगर कोई प्रॉब्लम आपको मिलती है तो यू कैन डिस्कस विद मी। मैंने कोशिश की है कि इसको मैं इलेबरेट कर सकूं। सर क्वेश्चन है एक। जी बिल्कुल, मैंने आपसे कहा है आप क्वेश्चन करना चाहें तो पूछ सकते हैं। सर अगर लेफ्ट साइड से मतलब कि उसके मिड से, अरे के मिड से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सम कर रहे हैं डाउन टू 1, तो दरमियान में एक नेगेटिव वैल्यू अगर आ जाती है, कोई छोटी सी -1 या 2, लेकिन उसके बाद हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज पड़ी हुई हैं बड़ी, जिससे वो अरे का जो मैक्सिमम है वो हमें मतलब फ़ायदा दे सकता है, लेकिन ये एल्गोरिथम तो ब्रेक कर रहा है उससे नेगेटिव वैल्यू पे। नहीं, नेगेटिव वैल्यू को ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे समझा रहा था, हम इसको थोड़ा सा कॉन्क्रीट कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ 30 है, यहाँ -10 है, यहाँ 15 है, यहाँ -2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, 8 है, 2 है, -5 है और 18 है, ठीक है। ये लो है, ये हाई है, ये मिड है, ठीक है। अब अगर आप इस पे गौर करें, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये एक लूप जो है
उसको लेफ्ट साइड पे चला रहा है। सो सम जो लेफ्ट सम है वो माइनस इन्फिनिटी है और जो सम है वो 0 है। ये दोनों मैंने बुला दिए। अब इस लूप ने क्या करना है, हर आइट्रेशन में a ऑफ i को सम में ऐड करना है, और अगर सम लेफ्ट सम से ज्यादा है तो लेफ्ट सम और मैक्स लेफ्ट को इसने एडजस्ट करना है। सो पहली आइट्रेशन में सम में 3 आ जाएगा, 3 इस इन्फिनिटी से बड़ा है तो लेफ्ट सम में 3 हो जाएगा, और मैक्स लेफ्ट में ये वाला इंडेक्स आ जाएगा। अब मैं अगर ऊपर इंडेक्स भी लिख लूं तो ये 5 है, ठीक है। इसके बाद अगली आइट्रेशन में ये -2 इसमें ऐड होगा तो ये 1 रह जाएगा सम, ठीक है। और अब जो सम है वो लेफ्ट सम से, जो कि 3 है यहां पे, उससे बड़ा नहीं है, इसलिए वो इसको कंसीडर नहीं करेगा। लेकिन अब से अगली आइट्रेशन में जब वो 15 ऐड करेगा तो सम 16 हो जाएगा। 16 जो है वो इस 3 से बड़ा है। क्योंकि 16 इस 3 से बड़ा है तो वो क्या करेगा, लेफ्ट सम में 16 रख देगा और इसको वो 3 कर देगा, ये वाला इंडेक्स। अगली आइट्रेशन में इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो ये 6 रह जाएगा, जो कि इस 16 से बड़ा नहीं है, इसलिए वो इसे अपडेट नहीं करेगा। लेकिन अगर उसके बाद वो जब 30 ऐड करेगा 6 में तो ये 36 हो जाएगा। 36 इस 6 से बड़ा है तो ये यहां पर 36 रख देगा और यहां पर 1 रख देगा। अब अगर आप गौर करें तो लेफ्ट सम में और मैक्स लेफ्ट में ये 2 वैल्यूज हैं, और ये वैल्यूज ये बताती हैं कि इसका जो सम है वो 36 है, मैक्सिमम है इस रेंज में, और ये रेंज 1 से लेके मिड पॉइंट तक है, ठीक है। तो अगर फर्ज कर लें कि यहां पर 30 की बजाय सिंपली यहां 30 की बजाय सिंपली 3 होता तो ये फिर इसने कुछ कंट्रीब्यूट करना था सर, फिर इसने इसको इंक्लूड नहीं था करना, ऐसा पहले 2 एलिमेंट्स को, ठीक है ना। 6 आ गया ना, 6 और 3 9 हो गया, और 9 जो है वो 16 से तो बड़ा नहीं है, तो ये 9 से इसने अपडेट नहीं होना था और इसने 1 से अपडेट नहीं होना था। तो मैक्सिमम सम जो है वो 16 रहना था और मैक्सिमम लेफ्ट 3 रहना था। तो यहां से लेके यहां तक 16 सम बनना था। 15 और 3 18 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, 16 आ जाता है। तो बेसिकली ये लूप जो है ये स्टार्टिंग फ्रॉम द मिड पॉइंट वापिस आता है और अब वहां तक जो है वो सम कंप्यूट करता है जहां तक मैक्सिमम सम होता है। नेगेटिव वैल्यूज आती हैं तो आए, इसको तो सम मैक्सिमाइज करना है अपना। लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यूज आने के बाद एक स्टेज के ऊपर जब यहां पर 30 हो या बड़ी वैल्यू हो तो वो उसको कंसिडर कर लेगा, और अगर इसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है तो उनको छोड़ देगा। तो ये बेसिकली मिड पॉइंट से इस तरफ एक रेंज कंप्यूट करेगा। इसी तरह दूसरी तरफ है, ठीक है। दूसरी तरफ भी उसने यहां से यहां तक सम कंप्यूट करते जाना है, जहां तक उसे मिलेगा वो कर लेगा। तो अगर ये लास्ट वैल्यू 18 ना हो, ठीक है, ये कोई छोटी सी वैल्यू हो तो जो कि -5 का इंपैक्ट खत्म ना कर सके, मसलन -2 है, तो इन दैट केस वो यहां रुक जाएगा। और अगर ये भी माइनस होगी वैल्यू ये वाली तो वो यहां रुक जाएगा। इन दैट केस मैक्स राइट जो है वो 7 हो जाएगा और उनका सम जो है वो 15 हो जाएगा। तो ये मैक्स राइट आ जाएगा। तो एट द एंड उसने रिटर्न क्या किया, 3, 7 एंड 16 प्लस 15। तो इस पूरी एरे में से यही वो रेंज है जिसका सम जो है वो मैक्सिमम है, ये वाली, ठीक है। ये वो कंप्यूट कर लेता है। क्लियर हो गया जिसने भी मुझे क्वेश्चन किया था? यस सर। ठीक है। अगेन एल्गोरिथम्स को अंडरस्टैंड करने का एक तरीका ये भी है कि आप इसे 2-4 डिफरेंट एग्जांपल्स पे ड्राई रन करें, ठीक है। मैं जब इसको एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे बोल रहा था
तो मैं यहाँ कोई वैल्यूज नहीं ले रहा था, ऊपर मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट दिए जा रहा था, मैंने कहा यहाँ कुछ वैल्यूज पड़ी हुई हैं। लेकिन जब आपने क्वेश्चन किया तो मैंने ये रियलाइज किया कि मुझे वैल्यूज के साथ ये बात करनी चाहिए। उस वक्त जब मैंने ये वाली प्रॉब्लम बनाई तो आपको रिलेटिवली बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। तो आप 2-3 दफा डिफरेंट एरेस लेके उसको जब ड्राई रन करेंगे तो यू विल गेट सम बेटर इनसाइट ऑफ इट। ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है कि बाकी लोगों को भी अब इस स्टेज पे कंफर्टेबल हो गए होंगे। क्रॉसिंग में ये जो है मैक्सिमम सब एरे हमें रिटर्न कर देता है जो क्रॉसिंग के दाएं बाएं होती है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि ये जो हमें रिटर्न करे वो और उस तरफ क्या उसे कहना चाहिए बिल्कुल एक साइड पे रिटर्न करे, प्रोवाइडेड कि दूसरी साइड के ऊपर सारी वैल्यूज जो हैं वो नेगेटिव ही हों। अच्छा जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये एल्गोरिथम है जो असल एल्गोरिथम है फाइंड मैक्सिमम सब एरे। अगेन नाम को छोड़ के अगर आप इसके सिग्नेचर्स पे जाएं तो ये सिग्नेचर्स एग्जैक्टली वही हैं जो मर्ज सॉर्ट के हैं। इफ लो इज इक्वल टू हाई या हाई इज इक्वल टू लो, ये बेस केस है, एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। इन दैट केस जो रेंज होगी वो लो से हाई होगी, मैं आपको समझा ही चुका हूं, या लो से लो हाई से हाई, आप इसे कुछ भी लिख लें, लेकिन बेटर टू राइट फ्रॉम लो टू हाई। और वैल्यू कौन सी है, उसी इंडेक्स ए के ऊपर पड़ी हुई वैल्यू, आप इसे ए ऑफ लो कर लें या ए ऑफ हाई कर लें, तो ये बेस केस है। हमने एक ट्रिपल रिटर्न करना है जैसा कि ट्रिपल हमने वहां रिटर्न किया है इन क्रॉसिंग में। एल्गोज में हम अगर एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना चाहें जिसमें मोर देन 1 वैल्यूज हो तो जस्ट हम उन्हें राउंड ब्रैकेट्स में डाल के या इवन विदाउट राउंड ब्रैकेट्स भी हम रिटर्न कर सकते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो एल्गो में मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न हो जाती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर इनकी इंप्लीमेंटेशन डिफरेंट होती है, लेकिन अब आप सारे लोग फेमिलियर हो कि आप एक डमी क्लास बना के उसके कंपोनेंट्स बना के उसमें वैल्यूज को पॉपुलेट करके जब रिटर्न करोगे तो ऑब्वियसली एक कॉम्पोजिट वेरिएबल रिटर्न हो जाएगा जिसमें मल्टीपल वैल्यूज शामिल होंगी। तो मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करना विद स्ट्रक्चर्स एंड विद क्लासेस तो कोई कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है, प्रोवाइडेड के लैंग्वेज जो है वो आपका एक वेरिएबल एक कॉम्पोजिट वैल्यू रिटर्न कर सके। तो बेस केस के बाद एल्स पोर्शन में आते हैं तो हम मिड पॉइंट कंप्यूट कर लेते हैं। अगेन बिल्कुल मर्ज सॉर्ट के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसके बाद इसी फंक्शन को हम रिकर्सिवली कॉल करते हैं इन द लेफ्ट साइड या लोअर साइड, ए लो टू मिड। और ये फंक्शन हमें एक ट्रिपल रिटर्न करता है, लेफ्ट लो, लेफ्ट राइट हाई और लेफ्ट सम। ये वो रेंज हमें बता देता है। ये रिकर्सिव कॉल हमें उस एरे में से वो रेंज बता देती है और सम बता देती है जो वहां मौजूद है। अगेन मैं थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्शन यूज करूंगा यहाँ पे कि ये पूरी एरे है, ये इस एरे का मिड पॉइंट है, ये लो है, ये मिड है और ये हाई है। ये जो फंक्शन कॉल है जो इस वक्त सिलेक्टेड है, हाईलाइटेड है, ये इस रेंज में से मैक्सिमम सब एरे फाइंड कर रही है और लेट्स अज्यूम कि वो सब एरे जो है वो इस जगह पर मिलती है। इसने ढूंढ लेनी है। ये रिकर्सिव कॉल के ऊपर हमारा बिलीफ है, फेथ है, ट्रस्ट है कि रिकर्सिव कॉल अपना काम करेगी प्रोवाइडेड के बाकी सारे कोड जो है वो ठीक लिखा हो। तो रिकर्सिव कॉल ने ये ढूंढ लेना है। अब हमने रिटर्न क्या करना है, हमने रिटर्न करना है कि यहां से यहां तक वैल्यूज का ये सम है। तो ये 3 चीजें हमने रिटर्न करनी है। वो 3 चीजें जो हैं वो जो ये वाला फंक्शन रिटर्न करेगा वो हम इन 3 वेरिएबल्स में या इन 3 वेरिएबल्स के एक ऑब्जेक्ट में सेव कर लेंगे। एक ऑब्जेक्ट है जिसके 3 कंपोनेंट हैं, लो लेफ्ट, लेफ्ट हाई और लेफ्ट सम, उसमें आ जाएगा। तो यहां तक एक असाइनमेंट ऑपरेशन है जो हमारा लेफ्ट साइड को कॉन्कर कर लेता है। एग्जैक्टली वैसे ही ये नीचे एक असाइनमेंट ऑपरेशन है जो हमारे राइट साइड को कॉन्कर कर लेता है। राइट साइड मीन अगेन एग्जैक्टली
कि अगर रेंज जो है वो ये वाली है तो इसे रिटर्न होना है, इसे रिटर्न होना है, और इसके बीच में जो सम है उसे रिटर्न होना है। सो ये यहां से रिटर्न हो जाएगा। तो ये जो ट्रिपल रिटर्न करेगा ये वाला फंक्शन, ये नीचे जो है वो हम राइट लो, राइट हाई और राइट सम 3 वेरिएबल में सेव कर लेंगे। मैं इस बोर्ड के ऊपर एसच उनको मार्क मैंने नहीं किया है, या चलें आपकी सहूलत के लिए थोड़ा सा इसको मार्क कर भी देता हूं, ठीक है। ये लो लेफ्ट है, ये नाम उसका क्या था, लेफ्ट लो, लेफ्ट हाई और लेफ्ट सम। ये लेफ्ट हाई है और ये लेफ्ट सम है। इसी तरह से ये राइट लो है, ये राइट हाई है और ये राइट सम है। तो ये दोनों साइडों से ये आ गए। इसके बाद वो जो यहां ये वाले तो 2 रिकर्सिव कॉल्स थी, यहां हम कॉन्कर कर रहे थे लेफ्ट और राइट साइड को। वो जो हमने इससे पहले एल्गोरिथम देखा था वो ये वाला एल्गोरिथम था। ये इसको वही 4 वैल्यूज पास की, तो इसने क्रॉसिंग के ऊपर जो सम बनता था वो रिटर्न कर दिया। तो जो क्रॉसिंग के ऊपर सम बन रहा है वो बेसिकली हो सकता है कि ये वाला सम हो, सम हाउ मैं कह रहा हूं, आल्दो के को वो इसी रेंज के अंदर होना चाहिए। तो यहां से उसने जो ट्रिपल रिटर्न करेगा उसका नाम इसने क्रॉस लो, क्रॉस हाई और क्रॉस सम रखा हुआ है। सो CL CR और इसका जो ओवरऑल सम है वो है CS। तो ये ट्रिपल यहां से रिटर्न हो जाएगा। अब इसके बाद 3 मेरे पास पॉसिबिलिटीज हैं। सम इज एंटायरली ऑन द लेफ्ट साइड, सम इज एंटायरली ऑन द राइट साइड, सम इज एंटायरली ऑन द क्रॉस इज ऑन द क्रॉसिंग। उसके लिए यहां पर इफ लेफ्ट सम इज ग्रेटर देन राइट सम एंड लेफ्ट सम इज ग्रेटर देन क्रॉस सम, क्लियर है बिल्कुल कि ये वाला जो पेयर है यही मैक्सिमम है। इस फंक्शन ने भी अपने कॉलर को वही रिटर्न कर दिया। इफ राइट सम इज ग्रेटर देन लेफ्ट सम एंड राइट सम इज ग्रेटर देन क्रॉस सम, तो इट्स वेरी क्लियर कि ये जो राइट साइड वाला सम है वो मैक्सिमम है, हमने उस ट्रिपल को रिटर्न कर दिया। और अगर ये ना लेफ्ट वाला मैक्सिमम था ना राइट वाला मैक्सिमम था, तो फिर नेचुरली आखिरी एल्स के अंदर हमने क्रॉस वाला रिटर्न कर दिया। तो मैक्सिमम सब एरे, फाइंड मैक्सिमम सब एरे जो एल्गोरिथम है, ये आपको मैक्सिमम सब एरे फाइंड करके रेंज और उसका सम रिटर्न कर देगा। तो ये तो हमारा बन गया एल्गोरिथम। जी स्टूडेंट, यहां अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो। इस एल्गोरिथम को मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम के साथ रख के इन पैरेलल कंपेयर करें। दोनों में आपको कुछ रिजेंबलेंस मिलेंगी, कुछ डिफरेंसेस मिलेंगे। मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम कुछ रिटर्न नहीं करता, वो एरे को इन प्लेस सॉर्ट कर देता है। ये वाला एल्गोरिथम कुछ रिटर्न करता है। इसकी वजह से ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। फिर यह है कि इसने सिंपली एट द एंड ज्वाइन ही नहीं करना है एरेस को। ये जो ज्वाइनिंग वाला पार्ट है, उस ज्वाइनिंग वाले पार्ट से इन पार्ट्स को मिला के हमने फर्दर भी कुछ कंप्यूटेशंस करनी है। लेकिन जब आप मर्ज सॉर्ट इसको आमने सामने रखोगे तो बहुत सारी आपको रिजेंबलेंसेस नजर आएंगी, बहुत सारी इसके अपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको नजर आएंगी। तो इससे आपकी एक थोड़ी सी जो है वो इनसाइट बेहतर हो जाएगी। खैर, ये एल्गोरिथम बन गया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या होता है, हमने इसका एनालिसिस करना होता है। उस एनालिसिस के लिए ये जो हमारा है, इसको हम इसका रनिंग टाइम Tn सपोज कर लेते हैं। बेस केस में हमें ये सिर्फ इवेल्युएट होता है, बेस केस में n1 हो जाता है, तो उसमें सिंपली ये रिटर्न हो रहा है, ये कांस्टेंट टाइम में रिटर्न हो जाएगा। अदरवाइज फिर हम ये कॉम्प्यूटेशंस करते हैं, उसमें ये एक रिकर्सिव कॉल आती है हाफ साइज की, एक दूसरी रिकर्सिव कॉल आती है हाफ साइज की, एक फंक्शन कॉल होता है, जो फंक्शन जो है वो मिड से
लेफ्ट की तरफ और मिड प्लस 1 से राइट की तरफ पूरी एरे को ट्रेवर्स करता है, लेकिन एरे को सिर्फ एक ही दफा वो ट्रेवर्स करता है, तो जो टोटल टाइम है वो n लगता है इसके ऊपर, थीटा ऑफ n। ठीक है, ये यहां पर उसने प्रूफ भी करने की कोशिश की है कि एक साइड जो है वो मिड से लो की तरफ जा रही है, दूसरी हाई से मिड की तरफ जा रही है। सो टोटल जो है इसमें से मिड से कैंसिल हो जाएगा, तो लो हाई माइनस लो प्लस 1 जो असल में n होता है वही हमें मिल जाएगा। तो ये हमारे पास थीटा ऑफ n है, और ये नीचे तो सारे का सारा इफ एल्स है जो कांस्टेंट टाइम में मुमकिन है, क्योंकि उसमें कोई फंक्शन कॉल, कोई लूप मौजूद नहीं है। तो इसका जो रिकरेंस बन रहा है, इसका रिकरेंस भी एग्जैक्टली वही बन रहा है जो मर्ज सॉर्ट का रिकरेंस है। तो फॉर दैट रीजन यहाँ ये सारा एनालिसिस आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अल्टीमेटली ये है, और ये बिल्कुल वही है जो मर्ज सॉर्ट का है, और इसका आंसर भी n log n है। तो मैक्सिमम सब एरे प्रॉब्लम जो है वो भी डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम्स की मदद से n log n टाइम में सॉल्व हो सकती है। लेकिन अगर उसका ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम देखें तो वो ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम जो है वो n स्क्वायर में प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसके बाद अगला जो इस बुक ने एल्गोरिथम दिया है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का है। इनफैक्ट ये स्क्वायर मैट्रिसेस को जो n बाय n ऑर्डर की हैं उन्हें प्रोसेस करता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का वो तरीका जो आपको स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ में सिखाया गया है वो तो ये है कि अगर उसको हम प्रोग्राम करना चाहें तो दो मैट्रिसेस A और B को जिनका ऑर्डर सेम है, n ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं, A की रोज B की रोज के बराबर हैं, A के कॉलम्स B के कॉलम्स के बराबर हैं, ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं ये कंपैटिबल हैं फॉर मल्टीप्लिकेशंस। इन दैट केस हम एक नई मैट्रिक्स बनाएंगे n बाय n ऑर्डर की, उसको C कहेंगे। उसके बाद ये 3 नेस्टेड लूप्स लगेंगे, कंप्यूटेशंस होंगी, और अल्टीमेटली C एरे जो है वो यहाँ से पॉपुलेट होती जाएगी। जब C एरे पॉपुलेट हो जाएगी तो हम उसे रिटर्न कर देंगे, वो A और B का प्रोडक्ट होगा, मल्टीपल होगा। अब ये एल्गोरिथम जो नेचुरली ये इसमें 3 फॉर लूप्स हैं और वो तीनों 1 से n तक चल रहे हैं और तीनों नेस्टेड फॉर लूप्स हैं। इसका एनालिसिस बड़ा ट्रिवियल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये n क्यूब एल्गोरिथम है। ठीक है, इस n क्यूब एल्गोरिथम को डिवाइड एंड कॉन्कर से अगर हम करने की कोशिश करें तो डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम जो है उसके मुताबिक हमें A मैट्रिक्स को डिवाइड करना होगा। अब मैट्रिक्स जो है वो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, तो हम मैट्रिक्स को ये कहेंगे कि अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स का ऑर्डर n है और जो डिवाइड करने के बाद मैट्रिक्स आई है उसका ऑर्डर जो है वो n बाय 2 है, तो मैट्रिक्स की जो शक्ल होगी वो क्या बनेगी, वो कुछ यूं बनेगी कि ये अगर मेरे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स है n बाय n की, तो n बाय 2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होगी वो इतनी होगी। ठीक है, जो कि इस ओरिजिनल मैट्रिक्स का ये वाला पोर्शन हो सकती है, ये वाला पोर्शन हो सकती है, ये वाला पोर्शन हो सकती है, ये वाला पोर्शन हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो जो हाफ साइज की मैट्रिक्स बने वो हम कहें कि वो ये वाली मैट्रिक्स है, ये नहीं है। या हम ये कहें कि वो ये वाली मैट्रिक्स है, वो ये नहीं है। अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स n बाय n ऑर्डर की ये है तो n बाय 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसमें नंबर ऑफ रोज भी n बाय 2 होंगी और नंबर ऑफ कॉलम्स भी उसमें n बाय 2 ही होंगे। तो इस तरह से जो मैट्रिक्स होगी उसके बेसिकली 4 पीसेस हो जाएंगे ओरिजिनल मैट्रिक्स के। वही इस बुक में यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है कि ए मैट्रिक्स जो है वो जब डिवाइड होगी तो उसके 4 पार्ट्स बनेंगे और वो ये 4 पार्ट्स मैट्रिसेस ही होंगी। इस मैट्रिक्स को उसने A11 कह दिया, इसे A12 कह दिया एंड सो ऑन।
सिमिलरली बी मैट्रिक्स के भी पार्ट्स होंगे और सिमिलरली सी मैट्रिक्स के भी पार्ट्स ही कंप्यूट होंगे, जिनको बाद में हम इकट्ठा करके क्या करेंगे, ओरिजिनल मैट्रिक्स बना लेंगे। तो सी मैट्रिक्स जो है वो ए और बी के बराबर है, मल्टीपल के बराबर है, इनके प्रोडक्ट के। तो अगर मैं ए और बी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे सी मैट्रिक्स मिलती है। तीनों मैट्रिसेस के चार चार सब मैट्रिसेस यहां मौजूद हैं। ये C11 मैट्रिक्स कैसे मिलेगा? ये इस पूरी रो को इसके इस पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने से मिलेगा। यानी कि A11 पार्ट B11 से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद A12 B21 से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगी, और जो आंसर आएगा A11 B11 का मल्टीपल और A12 B21 का मल्टीपल, वो दोनों बाद में ऐड भी होंगे, तब जाके ये C11 मिलेगा। सिमिलरली C12 कैसे मिलेगा? इन दोनों को इन दोनों से मल्टीप्लाई करने से। C21 कैसे मिलेगा? इनको इनसे मल्टीप्लाई करने से। एंड C22 इस लोअर रो को इस लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने से। तो ये यहां पर बेसिकली बड़े सिंपल से मैट्रिक्स एक्सप्रेशन लिख दिए गए हैं, जिनकी मदद से हम ये कंप्यूट कर लेंगे। अभी अगर मैं ए और बी को मल्टीप्लाई करूं तो वो बहुत बड़ी बड़ी मैट्रिसेस हैं। मैं इतनी बड़ी मैट्रिसेस तो नहीं बनाता, लेकिन रिलेटिवली यहां पर छोटी मैट्रिसेस जो हैं उनको बनाता हूं। ठीक है, तो अगर फर्ज कर लें कि आपके पास ये एक मैट्रिक्स है और ये दूसरी मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स है 2 3 5 7 1 2 9 8 0 5 7 8 1 3 2 1, और ये मैट्रिक्स है 1 2 2 3 1 7 0 5 1 9 8 2 2 1 3 6। मैंने ऐसे एग्जाम्पल में दो मैट्रिसेस ले ली हैं। अगर मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आप सबको पता है कि ये वाला पूरी रो इस पूरे कॉलम से जब प्रोसेस होती है तो रिजल्ट के इस सेल की वैल्यू मिलती है। अब यहां पर 1 2 3 और 4 वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, और वो चारों जो मल्टीपल्स हैं वो आपस में ऐड होंगे, तो एट द एंड मुझे ये एक वैल्यू मिलेगी। अगर मैं इन मैट्रिसेस को छोटा कर लूं, ठीक है, डिवाइड और कॉन्कर कर लूं, ठीक है, कि ये मैट्रिसेस और ये मैट्रिसेस टुकड़े हो गई। अब मुझे अगर सिर्फ इस पार्ट को इस पार्ट से मल्टीप्लाई करना है तो मुझे इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें दो मल्टीप्लिकेशंस और एक एडिशन हो रही है। सो रिलेटिवली दो हिस्सों में डिवाइड करके प्रॉब्लम को इजीली टैकल किया जा सकता है, इजीली कॉन्कर किया जा सकता है। ओवरऑल तो शायद हमारी कंप्यूटेशन पे बहुत फर्क ना पड़े, क्योंकि नेचुरली उसके बाद भी हमें बहुत सारी और चीजें करनी है, मल्टीप्लिकेशन एडिशंस करनी है। लेकिन ये ज़हन में रखें कि एक बड़ी मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो जितनी एफर्ट हमें एक एक नंबर को कंप्यूट करने पे लग रही है, छोटी मैट्रिसेस में वो एफर्ट एक नंबर को कंप्यूट करने में रिलेटिवली कम लग रही होगी। अभी मैंने मैट्रिसेस 4x4 ऑर्डर की बनाई है, ये अभी अगर 16x16 ऑर्डर की हो या 512x512 ऑर्डर की मैट्रिसेस हो तो ये हाफ साइज जो है बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देता है काम को। बट हम लोग जो कि कहते हैं कि हमने रिकर्सिव एल्गोरिथम्स बनाने हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम्स बनाने हैं, तो रिकर्सिव और डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम्स जो है उसमें ये जो हाफ साइज पोर्शन की मल्टीप्लिकेशन का काम है, ये तो कोई काम रहता ही नहीं है। हम बस एक रिकर्सिव कॉल करते हैं और हमारा प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है, क्योंकि हमने ये ट्रस्ट बिल्ड किया हुआ है कि रिकर्सिव कॉल तो अपना काम करके आएगी, प्रोवाइडेड के बेस केस तक प्रोग्रेस और रेस्ट ऑफ द कोड ठीक लिखा हो।
तो जी अभी वापस मैं इधर आता हूं, तो इन से हमारी सी मैट्रिक्स बिल्ड हो जाती है। अब अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है ए और बी को, तो एक तो आपने थोड़ी देर पहले देखा कि ये एल्गोरिदम है जो कि ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम है, डायरेक्ट ट्रिवियल एल्गोरिदम है। ये क्यूबिक एल्गोरिदम है, एन क्यूब आंसर देता है। अगर इसको डिवाइड एंड कॉन्कर करें तो ये हमारे पास फार्मूले आते हैं। अल्टीमेटली होगा ये कि ये जो मैट्रिसेस है हमारी, उनको हम फर्दर डिवाइड करेंगे, और ये हर मैट्रिक्स जो है ये फर्दर डिवाइड होगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी मैट्रिक्स फर्दर डिवाइड नहीं होगी, हर मैट्रिक्स जो है वो अल्टीमेटली डिवाइड होती जाएगी। तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि जो सब मैट्रिक्स है वो उसमें सिर्फ एक एक वैल्यू रह जाएगी। जब मैट्रिक्स में सिर्फ एक एक वैल्यू रह जाएगी सब मैट्रिक्स में डिवाइड होते 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 होते, तो वो हमारा बेस केस आ जाएगा। तो हम यही लिख देंगे कि इफ n is equal to 1 that means it is the base case, and in the base case जो हमारी मैट्रिसेस हैं जिन्हें हमने मल्टीप्लाई करना है वो बेसिकली इस नौयत की मैट्रिसेस बची हैं, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे मैट्रिक्स आएगी वो इस तरह की होगी। तो यहां पर हमें बेसिकली 2 into 4 मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता है उसको यहाँ पे सेव करना है। ये हमारा बेस केस है। When if n is equal to 1, मैट्रिसेस अब 1 by 1 ऑर्डर की हैं, उसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर रहे हैं। हमारा आंसर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि उन मैट्रिसेस में एक एक वैल्यू है, उनको जस्ट आप इसमें मल्टीप्लाई करो जो कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा, और उसको रिजल्ट में रख दो। कोई रिकर्सिव कॉल वगैरह करने की जरूरत नहीं है। तो इस कोड को जो स्क्वायर मैट्रिक्स का रिकर्सिव मल्टीप्लिकेशन का एल्गोरिदम है वो ये है कि ए और बी को हमें मल्टीप्लाई करना था। ए और बी मैट्रिसेस n ऑर्डर की थी, तो हमने ए डॉट रोज को n में ले लिया। सी मैट्रिक्स हमने बनाई और आखिर पर कंप्यूटेशन करके वो जैसे भी करेंगे हमें सी रिटर्न करना है। अगर n 1 है तो C11 is equal to A11 times B11, that's it। सी मैट्रिक्स में ए की वैल्यू थी वो पॉपुलेट होगी, एल्स पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, सी रिटर्न हो जाएगा। वरना हम मैट्रिसेस की ए बी और सी तीनों की पार्टीशंस करेंगे, और वो पार्टीशंस जो हैं वो कॉन्सेप्चुअली यहां समझा दी गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इसी फंक्शन को, ये जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है, इसी को हमने कॉल करना है, लेकिन आर्ग्यूमेंट में A11 और B11 देना है जो ये वाला है। फिर हमने इसी फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करना है और आर्ग्यूमेंट में A12 B21 देना है जो ये वाला है, और इन दोनों के जो आंसर्स आएंगे उनके बीच में ये वाला प्लस भी करना है, और ये उसके बीच में प्लस हो गया। तो यहां से दो रिकर्सिव कॉल से एक हाफ साइज पोर्शन जो है वो हमारा कंप्यूट हो जाएगा। सिमिलरली बाकी हाफ साइज पोर्शंस भी कंप्यूट हो जाएंगे, पूरी सी मैट्रिक्स पॉपुलेट हो जाएगी और हम सी मैट्रिक्स को रिटर्न कर देंगे। अच्छा, यहां पर कुछ चीजें जो हैं वो सोचने वाली हैं कि ये पार्टीशन जो है ये कैसे होगी। ये पार्टीशन कांस्टेंट टाइम में होगी या टाइम कंज्यूमिंग होगी। अगेन दोनों सूरतें मुमकिन है कि हम 8 नई मैट्रिसेस बनाएं इस पार्टीशन को करते हुए, रादर 12, 4 इसके पार्ट, 4 बी के पार्ट और 4 सी के पार्ट। हर पार्ट जो है वो n/2 ऑर्डर का है। तो हमें करना ये है कि n/2 टाइम्स n/2 वैल्यूज को मूव करना है एक बड़ी मैट्रिक्स के एक कॉर्नर से एक दूसरी छोटी मैट्रिक्स में। अब ये मूवमेंट, इसमें n/2 टाइम्स n/2 वैल्यूज आ रही हैं जो कि n²/4 वैल्यूज हैं। तो बेसिकली इन दैट केस ये जो पार्टीशनिंग है, ये पार्टीशनिंग थीटा ऑफ n² टाइम ले जाएगी, ये कांस्टेंट टाइम में पार्टीशन नहीं होगी। लेकिन ये भी मुमकिन है कि हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में रेंजेस को, इंडेक्सेस को मैनिपुलेट कर लें। ठीक है, जिस तरह हम मर्ज सॉर्ट में
और दूसरे एल्गोरिदम्स में इंडिसेस को मैनिपुलेट करते हैं, हम फिजिकली दो एरेस के दो टुकड़े करके अलग-अलग नहीं रखते हैं। इवन वी कैन डू इट, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हम इंडिसेस की मदद से टुकड़े प्रोसेस कर लेते हैं। तो ये भी मुमकिन है कि यहाँ पर भी हम इंडिसेस को मैनिपुलेट कर लें तो ये कांस्टेंट टाइम में आ जाए। सो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या ये n स्क्वायर टाइम में पार्टीशंस होंगी या ये कांस्टेंट टाइम में हो जाएंगी अगर हम ट्रिकी तरीके से इंडिसेस मैनिपुलेट कर लें। उसके बाद ये तो रिकर्सिव कॉल है, और इस रिकर्सिव कॉल में जो डेटा है उसका साइज ओरिजिनल मैट्रिक्स की जो डायमेंशन है उसका हाफ है। तो इसका जो टाइम है वो tn/2 है अगर इसका टाइम tn है, और यहां पर tn/2 टाइप के 8 रिकर्सिव कॉल्स हो रही हैं। इसके अलावा एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये प्लस बेसिकली मैट्रिक्स एडिशन है। n²/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स को दूसरी n²/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में ऐड करना है, और एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स इटसेल्फ जो है वो एक क्वाड्रेटिक या n² एल्गोरिथम होता है। तो ओवरऑल अगर इसको आप फिगर आउट करेंगे तो इन बेस केस आमतौर पर हमें एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन में आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज हमें कांस्टेंट टाइम में या क्वाड्रेटिक टाइम में, और ये वाला पोर्शन जो है ये क्वाड्रेटिक टाइम में सम हो रहे होंगे, तो थीटा ऑफ n² हमारे पास आ जाएगा। ज्वाइन करने का, पार्टीशन करने का टाइम, और 8 जो हैं वो हमारे पास हैं क्या, रिकर्सिव कॉल्स। तो इससे जो रिकरेंस बनेगा वो ये बनेगा थीटा ऑफ 1 द टाइम ऑफ डिवीजन, 8 recursive calls each of size n/2 plus theta of n² which is matrix addition, जिसको collectively ये theta of n² और theta of 1 को जब हम लिखें तो उसे हम theta of n² ही लिख लेंगे, और बेस केस जो है वो नेचुरली इफ n is 1 हम डायरेक्टली आंसर निकाल देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है। इस रिकरेंस को अगर आप मास्टर मेथड से या किसी भी मेथड से सॉल्व करें तो अगेन आंसर जो है वो हमारे पास n³ ही आता है। ये n³ आंसर जो है ये एग्जैक्टली वही आंसर है जो ब्रूट फोर्स या डायरेक्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी हमें मिला था। तो इससे हमें लगता ये है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ने हमें कोई खास बेनिफिट नहीं दिया। नेचुरली एक डायरेक्ट डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम जो है वो ज्यादा फास्टर नहीं है दिस सिंपल एज कंपेयर टू स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर है। मगर स्ट्रेसन्स जिसके नाम पे ये एल्गोरिथम मौजूद है, ठीक है, वी आर स्टडिंग स्ट्रेसन्स एल्गोरिथम्स फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सो स्ट्रेसन्स ने एक बहुत क्लेवर आइडिया सोचा, वो उसने जैसे भी सोचा, अब उसकी डेप्थ में जाना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसने ये सोचा जो भी यहाँ पे गिवन है कि जो मैट्रिक्सेस हैं हाफ साइज की, उनको इस तरह से डायरेक्टली सिंपल वे में हम रिकर्सिव कॉल ना करें, बल्कि हम उन्हीं मैट्रिसेस के कुछ सम्स बना लें, S1, S2, S3 up to S10, where S1 is equal to this minus this, S2 is equal to this plus this and so on। तो ये सम कंप्यूट उसने 10 किए। क्यों किए? ये उसका अपना एक आइडिया था। फिर उसके बाद उसने कुछ प्रोडक्ट्स कंप्यूट किए, ये 7 प्रोडक्ट्स हैं। A11 times S1, what is A11? A part of A matrix। what is S1? दो मैट्रिसेस का सम या डिफरेंस, ठीक है। इसी तरह P2 is equal to this, P3, P4, उसने 7 प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसने यहां पे लिखे। अब S11 क्या चीज है? क्योंकि S11 ये चीज है, तो अगर मैं यहां पे S11 की वैल्यू पुट कर दूं तो A11 times B12 माइनस ड्यू टू दिस माइनस A11 टाइम्स B12 आ जाएगा। तो प्रोडक्ट्स को बेसिकली एक्सपैंड करके यूं लिखा जा सकता है। ये सम उसने ऐसे क्यों लिखे हैं, ये प्रोडक्ट्स उसने ऐसे क्यों लिखे हैं, ये उसकी अपनी एक सोच है, लेकिन इवेंचुअली ये आंसर हमारे पास आ जाता है। अब यहां पर आप इमेजिन करें कि ये जो सम्स हैं ये 10 सम्स हैं। हर सम जो है वो
हाफ साइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एडिशन कर रहा है या सब्ट्रैक्शन कर रहा है, तो ये n स्क्वायर से ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये हाफ साइज की मैट्रिक्स की प्रोडक्ट्स हैं, और इन प्रोडक्ट्स को अगर इन्हीं से कंप्यूट किया जाए तो यहां पर ये फार्मूले मेरे सामने जो हैं ये आते हैं। अब इनमें जो ओरिजिनल मैट्रिसेस हैं उनमें कितने यूनिक हाफ साइज प्रोडक्ट्स हैं। एक ये हो गया, दिस वन इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस, दिस वन इज डिफरेंट फ्रॉम दिस बट सेम एज दिस। अगर आप इस पे गौर करो तो ये क्या है, A11 B22, तो यहाँ पे A11 B22 रिपीट हो गया, तो इसका मतलब है कि ये यूनिक नहीं है। तो इन प्रोडक्ट्स में से अगर हम यूनिक प्रोडक्ट्स को ढूंढें, आप ये एक्सरसाइज खुद कर लीजिएगा, ये 7 यूनिक प्रोडक्ट्स इसमें से मिलते हैं। तो इसके बाद जो स्ट्रेसन्स एल्गोरिथम है वो बेसिकली, अच्छा उसके बाद आगे अगर हम चलें फर्दर, तो इनको जब हम कंबाइन करेंगे तो अल्टीमेटली C11 का आंसर कैसे निकलेगा, ठीक है, वो इधर से निकल आएगा, ठीक है। इनको सम करने से ये जो हाफ साइज मैट्रिसेस हैं उनको सम करने से C11 निकल आएगा। अगर इनके फार्मूलों को अल्टीमेटली लेके हम पुट करें, ठीक है, इकट्ठा करें, उसके बाद सम वगैरह निकालें, जो चीजें क्रॉस होती हैं उन्हें काटें, तो आंसर अल्टीमेटली हमारे पास आता है A11 प्लस A11 B1 प्लस A12 B21, और ये एक्चुअली वही है जो ओरिजिनली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में यहां पर हमें मिलता है। लेकिन स्ट्रेसन्स ने उसको बड़ा घुमा फिरा के निकाला है, ठीक है, और वो आंसर जो है C11 इससे निकलेगा। ये P क्या है, वो ये है, और ये एक ही टर्म्स में U डिफाइन है वगैरह वगैरह, तो ये जो आंसर है वो, लेकिन अल्टीमेट आंसर वही है। इसी तरह C12 वो U निकालता है। जब इनको इकट्ठा करके सम करें तो ये आंसर आता है, और ये सारे आंसर्स जो हैं C13 C22 C21 वो सारे अल्टीमेटली मैप हो जाते हैं। इस पेज को आप देख के खुद से समझ सकते हैं, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो सारे C11 C12 C कंप्यूट होने के बाद अल्टीमेटली हम एक वो बना सकते हैं स्ट्रेसन मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम, जो क्या करेगा, जो पहले रिकर्सिव 7 रिकर्सिव कॉल्स करके ये वाला प्रोडक्ट कंप्यूट कर लेगा, बल्कि 7 यूनिक रिकर्सिव कॉल्स करने के बाद वो इन प्रोडक्ट्स को कंप्यूट करेगा, और इन प्रोडक्ट्स की मदद से ये जो यहाँ पर लिखे हुए हैं सीज को मिला लेगा। तो अल्टीमेटली 7 रिकर्सिव कॉल होंगी, ईच ऑफ साइज हाफ ऑफ द ओरिजिनल साइज, लेकिन हाफ साइज मैट्रिक्स की एडिशंस और काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। ओरिजिनल डायरेक्ट डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम्स में 8, ठीक है, 8 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस थी ऑफ n/2 ऑर्डर, जबकि स्ट्रेसन्स एल्गोरिथम में 7 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस हैं ऑफ n/2 ऑर्डर। यहां पर लो मैट्रिक्स सम्स मौजूद है, लेकिन यहां पर ज्यादा, जिसको मैं हाई लिख रहा हूं, मैट्रिक्स सम्स मौजूद हैं। लेकिन ये जो मैट्रिक्स सम्स हैं ये थीटा ऑफ n स्क्वायर हैं, ठीक है। तो बहुत सारे थीटा ऑफ n स्क्वायर जो है वो ऐड हो गए हैं, लेकिन एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रिड्यूस हो गया। तो जो हमारा स्ट्रेसन्स एल्गोरिथम के बाद रिकरेंस बना वो ओरिजिनल रिकरेंस से डिफरेंट बन गया। स्ट्रेसन्स एल्गोरिथम का रिकरेंस है Tn इज इक्वल टू 8 की बजाय 7 Tn/2 प्लस थीटा ऑफ n स्क्वायर, एंड T1 इज इक्वल टू थीटा ऑफ 1। अब ड्यू टू दिस 7, जो अल्टीमेटली इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आता है वो थीटा ऑफ n की पावर 2.81 समथिंग आता है, और ये 2.81
81 something is less than थीटा ऑफ n क्यूब। सो कम से कम कोई थोड़ा सा इम्पैक्ट तो हमारा बेहतर होता है। आई हैव रीड वंस समवेयर कि किसी और मैथमेटिशियंस ने, साइंटिस्ट ने एक और बड़ा क्लेवर एल्गोरिथम जो है वो ढूंढा है जो इसको फर्दर रिड्यूस कर रहा है, इसके रनिंग टाइम को। लेकिन अगेन ये टाइम जो है वो कोई ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गए, कोई n स्क्वायर तक नहीं आया है, अभी भी ये n की पावर 3 से रिलेटिवली थोड़ा ही कम हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद आगे इस चैप्टर में सब्स्टिट्यूशन मेथड है जो मैंने आपसे कहा कि आप इग्नोर कर दें, ठीक है। उसके बाद ट्री मेथड है, ठीक है, टू सॉल्व द रिकरेंसेस। ट्री मेथड हमने एक दफा किया है, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो हमने देखी थी। यहाँ इसने 2 एडिशनल प्रॉब्लम्स कराई हैं विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकरेंस, ठीक है। तो आई सजेस्ट यू कि अगला लेक्चर में आने से पहले अगर आप इसको एक दफा पढ़ लें, Tn इज इक्वल टू दिस, इसका जो रिकरेंस ट्री बन रहा है, रिकर्जन ट्री के बाद उसने अल्टीमेटली जो इसका आंसर निकाला है थीटा ऑफ n स्क्वायर, वो कैसे निकाला है, इसको आप एक दफा अपने हाथों से कर लें। सिमिलरली इसके बाद इसने एक और प्रॉब्लम सॉल्व की है रिकर्जन ट्री से, और वो इसका सोल्यूशन है, ठीक है। इसका आंसर उसने जो निकाला है वो कैसे निकाला है, उसको अगर आप अपने तौर पर एक दफा कर लें, नेक्स्ट क्लास में हम इन्हें डिस्कस कर सकेंगे। इसके बाद मास्टर मेथड है। मास्टर मेथड हमने पढ़ लिया है, इसकी कुछ एग्जांपल्स हमने कर ली हैं कि मास्टर मेथड यूज कैसे होता है। इसके बाद इसका प्रूफ है। इस प्रूफ को आप बेशक छोड़ दें, बल्कि छोड़ दें, मैं आपको ये वाला प्रूफ आपके पेपर में या आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला प्रूफ के बाद कुछ छोटी मोटी 1-2 एक्सरसाइजेस होंगी इस चैप्टर में, और ये हमारा चैप्टर जो है इसके बाद कंक्लूड हो जाएगा, ठीक है जी। चैप्टर नोट्स आ गए और उसके बाद डेफिनेटली चैप्टर 5 आ जाएगा। तो मोर और लेस चैप्टर के अंदर जो 2-3 चीजें थी वो हमने कवर कर ली हैं, और बस एक चीज है कि रिकर्जन ट्री मेथड जो है वो, ये जो 2 टिपिकल एग्जांपल्स मैंने की हैं कि नेक्स्ट क्लास में आने से पहले अगर आप इसे देखते हैं तो वो अगर आप देखते होगे तो उनको मैंने कमिंग क्लास में डिस्कस करना है। और अगर आपका कोई और क्वेश्चन नहीं है तो मैं बस एक छोटा सा टॉपिक जो है उसको रिवाइज करके लेक्चर कंक्लूड करना चाह रहा हूँ। फास्ट मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम, ये मैं गूगल में सर्च कर रहा हूँ, फास्ट मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम, ठीक है। ये आप अपने तौर पर ढूंढ सकते हैं। ये एल्गोरिथम जो है ये समटाइम्स कारसुबा एल्गोरिथम कहलाता है। ये डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम है जो मैंने आपके साथ क्लास में डिस्कस किया था। इसकी कुछ वेरिएशंस जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। मैं रिकमेंड इसके साथ आपको ये भी करूंगा कि आप इसको एक दफा पढ़ें जरूर, ठीक है। पिछले मेरे लेक्चर्स के अंदर मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। ये डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम है फॉर मल्टीप्लिकेशंस, एंड माय रिकमेंडेशन इज कि इफ यू हैव टाइम, ठीक है, तो आप थोड़ी बहुत इसकी सी में, जावा में, सी शार्प या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये जो एल्गोरिथम्स हम पढ़ रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। अभी हमने मर्ज सॉर्ट पढ़ा है, बाइनरी सर्च पढ़ा है और बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, यू कैन इम्प्लीमेंट देम। तो इन केस ऑफ नंबर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, आप 2 एरेज ले लें, ठीक है, उसमें 8-8 की एरेज 2 कर लें, ज्यादा बड़ी ना करें, ठीक है। ये एक एरे है, एरे ऑफ समथिंग, इसका नाम आप n1 रख लें। ये एक दूसरी एरे है, ये भी 8 साइज की है, इसका नाम आप n2 रख लें। और इनमें आप सपोज करें कि इन एरेज के अंदर जिस्ट एक नंबर पड़ा हुआ है। मसलन इस पहले वाली एरे में 2 4 3 1 8 0
62 है, तो ये बेसिकली 2,43,18,062 एक वैल्यू है। और यहां पर अगर ये लिखा हुआ है तो ये एक्चुअली 9,05,00,000 ये दूसरा नंबर है। अब ये दो नंबर्स हैं, ठीक है, और दोनों नंबर्स दो एरेज में फ्रॉम रेंज लो टू हाई मौजूद हैं। आप एक एल्गोरिथम बनाएं पहले, जिस तरह अभी मैट्रिक्स का एल्गोरिथम बना है, उस मैट्रिक्स के एल्गोरिथम की बजाय आप जो एल्गोरिथम बनाएंगे, ढूंढें भी, पढ़ें भी, देखें भी, लेकिन आप मल्टीप्लाई का एक एल्गोरिथम बनाएं जिसको आप एक n1 और एक n2 क्या भेजें, मैट्रिसेस भेजें, और ये वाला एल्गोरिथम जो है यहां आके कंप्यूट करे कि n1 डॉट लेंथ, ठीक है जी, ये n साइज का इसने एक नंबर रिसीव किया और दूसरा नंबर रिसीव किया। इसके बाद नेचुरली इफ n इज इक्वल टू 1 बेस केस आ गया। इन दैट केस आपने क्या करना है, रिटर्न करना है n1 के जीरो इंडेक्स पे जो भी पड़ा हुआ है टाइम्स n2 के जीरो इंडेक्स पे जो भी पड़ा हुआ है। ये बेस केस है। और उसके बाद जो एल्स होगा वो मैं अब आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो अब आपने खुद सोचना है, थोड़ी एफर्ट करनी है कि एल्स केस में क्या होगा। एल्स केस में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेरा वो फाइंड आउट कर लें, पिछला कोई लेक्चर जिस पे मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने फार्मूला आपको करवाया था, ठीक है। 4 रिकर्सिव कॉल्स होंगी, ठीक है। वो चारों रिकर्सिव कॉल्स के बाद कुछ एक्स्ट्रा लाइनें आप लिखेंगे जिससे हमारा आंसर मिलेगा, वो भी एक एरे होगी, और वो एरे आपको यहां क्रिएट करनी पड़ेगी, एरे जिसका नाम आप आर रख लें, ऑफ साइज n। तो ठीक है, वो आर एरे को एट द एंड आपने रिटर्न कर देना है। तो आई सजेस्ट यू कि आप इसका एल्गोरिथम भी बनाएं, और उसके बाद हिम्मत करके जावा में, सी में, सी शार्प में, पाइथन में, जो भी आपको लैंग्वेज अच्छी लगती है, उसमें एरेज की मदद से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, उसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके मैच करें आप इसमें। तो यू विल फील कि अगर आपने एक भी ऐसा एल्गोरिथम, मैक्सिमम सब एरे हो गया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स हो गया, उसको अगर आपने प्रोग्राम करके एक दफा रन करके चला लिया तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज्यादा बूस्ट कर जाएगा, ठीक है जी। तो ये चीज है, इसको आप ध्यान में रखें। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने ना, एक स्टूडेंट्स ने मेरे से एल्गो की बुक की डिमांड की है। तो एल्गो की ये वाली जो बुक है, इसका 3rd एडिशन जो है, ये अगर आप गूगल करेंगे तो आसानी से डाउनलोडेबल हालत में मौजूद है। इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम्स, कोर मैन, ये आप गूगल कर लें, पीडीएफ डाउनलोड साथ अटैच कर लें, you will find out and you can easily download it from the somewhere from the internet, ठीक है। तो आप अगर उसे फिर यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये बुक जो है ये काफी सारी जगहों के ऊपर अवेलेबल है टू डाउनलोड, और इजीली सर्च हो जाती है। आज जब मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था बाहर, तो मैं बड़ी बुरी तरह ट्रैप हो गया था, मुझे तकरीबन घंटा जो है वो एक जगह पर रुकना पड़ा। तो मैंने अपने मोबाइल फोन के ऊपर उस वक्त ये वाली बुक सर्च की, मुझे मिली, मैंने खोली, और तकरीबन आज का जो सारा लेक्चर है वो अगर आपने देखा होगा तो मुझे पता था कि किस बुक के किस पेज के ऊपर क्या लिखा हुआ है, और मैं आगे पीछे बड़े आराम से मूव कर रहा था बुक में। तो मैंने वो सारा वहां पर वो गाड़ी में बैठे बैठे जहां पर बिल्कुल मैं स्टक हो चुका हुआ था, वहां पर मैंने उसे देखा है। तो मेरे मोबाइल के ऊपर भी ये बुक डाउनलोडेड है, आप लोग इस बुक को डाउनलोड करना चाहेंगे, यू कैन इजीली डाउनलोड इट।
ठीक है स्टूडेंट्स, मैं अपने वर्ड्स फिनिश कर रहा हूँ, लेक्चर को मैं एंड कर रहा हूँ। आपने अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है वो कर ले, जिसने अटेंडेंस अभी मार्क करनी है वो अटेंडेंस भी मार्क कर ले। कोई कमेंट करना चाहे, कोई डिस्कशन करना चाहे वो कर सकता है। अदरवाइज मीटिंग से अगर आप जाना चाहें तो मीटिंग छोड़ सकते हैं, क्लास एंड हो गई। सर ये बुक की सॉल्यूशन की सर आपके पास है सॉल्यूशन बुक या कुछ? अगेन यूसुफ, अगर आप हिम्मत करेंगे तो ना आपको इंटरनेट से ना इसके पार्शियल सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। सर बुक मिल जाती है, इस वजह से मैंने शायद आपके पास पड़ी है तो। बेसिकली ना मैंने आप लोगों के इसरार के ऊपर ही ये कोर्स जो है वो ले लिया था, क्योंकि मुझे कोई अप्रोप्रिएट टीचर नहीं मिल रहा था। अदरवाइज मैं बड़े अरसे से एल्गो पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो ये कोई 8-10 साल के बाद मैंने एल्गो को दोबारा टच किया पढ़ाना। तो मेरे रिसोर्सेज में तो इस वक्त शायद शामिल नहीं है, मैं फिगर आउट करता हूँ, देखता हूँ। मगर अगर आपको सॉल्यूशंस मिल भी जाएं, कोशिश करें कि पहले सॉल्यूशन खुद बनाएं और फिर कंपेयर कर लें उसके साथ, ठीक है? मैं देखता हूं, अगर कोई आपकी हेल्प कर सका तो आई विल इंशाल्लाह। ठीक है सर, थैंक यू जी। कोई और क्वेश्चन हो? नहीं सर, इट्स ओके। ओके, तो फिर तू छुट्टी कर। ओके सर, ओके गुड, अल्लाह हाफिज। ओके स्टूडेंट्स, एवरीवन, अल्लाह हाफिज।